नमस्कार, आप देख रहे हैं अड़ी टीवी 9 भारतवर्ष पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गौतम। ये कुर्द क्या है, कुर्दिस्तान क्या है और कुर्द लड़ाके कौन से हैं जो कहा जा रहा है कि ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं ईरान के खिलाफ इस लड़ाई में। आज यही हम बताएंगे आपको। ये मेन थीम तो है, इसके अलावा वॉर के आज के अपडेट्स होंगे और ये भी कि कैसी मिसाइलें हैं वो जो ईरान की ताकत कही जाती हैं और कहा जाता है जिनको बहुत हल्के में ले लिया ट्रंप ने। उन मिसाइलों को रखा कहां जाता है, बनाया कैसे जाता है, किस किस तरह की मिसाइलें हैं, वो कौन सी मिसाइल सिटीज हैं जो कहा जाता है वहां तक वो पेनिट्रेटिंग बॉम्ब भी नहीं पहुंच सकते, जो पाताल तक पहुंचने का मादा रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज मुख्यतः हम बात करेंगे ट्रंप का कुर्द कोर्ट, ईरान की सत्ता का रिमोट। क्या रिजीम चेंज अगर करना है तो कुर्द ही चाबी लिए हुए हैं क्या? और क्या कुर्दों के कंधे पर ही अब रिजीम चेंज का जो एंड गोल है वो इजराइल और अमेरिका पूरा करने वाले हैं? इस पर होगी चर्चा हमारे साथ जुड़े खास मेहमानों से। लेकिन पहले आज के अपडेट्स आपके सामने रख रहा हूं। ईरान वॉर से आया सबसे विध्वंसक वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। शुरुआत में खैबर मिसाइल से ईरान का जोरदार हमला। ये खैबर मिसाइल जो है इसी को खुर्रम शहर मिसाइल भी कहते हैं और ये सबसे डेडली मिसाइल्स में से एक है। यहां ईरान का जोरदार हमला इसके जरिए आप होते हुए देख रहे हैं। 1 टन तक के वजन के वॉर हेड को साथ में ले जा सकती है ये खैबर मिसाइल। खुर्रम शहर 4 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज है अटैक करने की। और इस खतरनाक मिसाइल से, इसका नाम भी अपने आप में दहशत पैदा करने वाला है, खुर्रम शहर मिसाइल, उसके जरिए यह हमला किया गया है। हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जरा खुर्रम शहर जब चलती है तो आवाजें कैसी आती हैं, जरा वो भी सुनिए। पेंटागन ने अटैक किया, वीडियो जारी। अटैक का ये वीडियो पेंटागन की तरफ से आया है। कॉर्वेट शाहिद सैयद पर यूनाइटेड स्टेट्स का हमला। बंदर अब्बास पोर्ट के पास यह हमला हुआ है। शाहिद सैयद इसका नाम है। बंदर अब्बास पोर्ट दक्षिणी हिस्सा ईरान का। और यहां पर आप देखिए ये है हमले की तस्वीर जो पेंटागन की तरफ से जारी की गई है। ये कॉर्वेट, और अभी तक ये दावा कि हमने ईरान की नेवी को तगड़ा झटका दिया है, एक के बाद दूसरे वॉरशिप को डिस्ट्रॉय किया है और उसी सिलसिले में ये तस्वीर जारी की गई। यहां पर आपको कॉर्वेट दिखाई दे रहा है और कुछ देर में उसके परखचे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, ये बिल्कुल स्पष्ट, ये देखिए। और कल हमने आपको दिखाया था वो वॉरशिप भी जो असल में श्रीलंका के करीब, श्रीलंका के कोस्ट से 75 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के अंदर तबाह किया गया अमेरिका की तरफ से। यह भी असल में ईरान का एक वॉरशिप था। और अगली खबर देखिए, ईरान में इजरायली हमले का वीडियो। ईरान में इजरायली हमले का यह वीडियो देखिए। हमले के बाद धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। शाहरीर पुलिस स्टेशन को यहां निशाना बनाया गया है। यह पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया गया। अब यहां पर आपको ये खंडहर नुमा इमारत जो दिखाई दे रही है, यहां कभी पुलिस स्टेशन हुआ करता था। लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यह भी लिखा है कि वो लोग जो खामनेई के क्रूर शासन से मुक्ति चाह रहे थे, उन्होंने जब बीच में सड़कों का रुख किया और आंदोलन किया तो इसी पुलिस स्टेशन का सहारा लेकर उनके ऊपर तमाम अत्याचार किए गए थे। बहरहाल आज ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पर ईरान के जिस कोने में इजराइल और अमेरिका की मिसाइलें ना बरस रही हों, तो वहां पर सिर्फ इस एक थाने को तमाम एट्रोसिटीज के लिए एट्रीब्यूट कर देना जाहिर है ये एग्जैजरेशन है। लेकिन सोशल मीडिया में इस तरह का तबसरा भी हो रहा है। आप जरा ये देखिए, लेबनान में इजराइल का हमला जारी। लेबनान में लगातार हमले चल रहे हैं। लेबनान के 2 इलाकों में बमबारी हुई है। हारूफ और खफ्र शहर में बमबारी हुई है। इजरायली हमले में आज 8 की मौत की खबर आई है। लेबनान में 8 लोग मारे गए इजरायली हमले में। और यहां जहां कैमरा पैन करते हुए घूम रहा है, यहां अगर आप देखेंगे तो इमारतें, ऐसा लग रहा है जैसे वीरान खंडहर इमारतें हैं, यहां कोई रहता नहीं है। अब यहां बमबारी ने इस जगह का क्या हाल किया है उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस लगातार लेबनान में उन जगहों को निशाना बना रही हैं जो हिजबुल्लाह के ठिकानों के तौर पर चिन्हित किए गए हैं। तो आज के वो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो मैंने आपके सामने रखा। खुर्रम शहर से लेकर यहां देखिए लेबनान में इस हमले तक तमाम अपडेट्स जो आपने देखे। ईरान की वॉरशिप के डुबाए जाने का सिलसिला चल रहा है, ये भी आपने देखा। कैसे ईरान की अलग अलग जगहों में लगातार बमबारी चल रही है और ये मुस्तकिल तेहरान का पश्चिमी हिस्सा तो खास तौर से दहला दिया गया है। अब क्या, अब ये जो बातें चल रही हैं कि किसके रिजर्व्स पहले रन आउट होंगे,
किसके पास सबसे पहले रिजर्व्स खत्म होंगे, किसके सैनिक सबसे पहले हताश होंगे, और ऐसे में रिजीम चेंज का एंड गोल और कुर्दों की भूमिका, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एयर मार्शल संजीव कपूर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एनालिस्ट, और अशोक सज्जनहार सर भी आज की शाम इस चर्चा में मेरे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। और सबसे पहले आपके पास आऊंगा अशोक सज्जनहार सर, आज कूटनीति क्या केवल कुटाई वाली नीति ही रह गई है? कूटनीति के लिए जगह होनी चाहिए, समाधान कभी युद्ध से नहीं निकलता। मुझे लगता है कि आजकल युद्ध में ही समाधान देखने का ये रिवाज बनता जा रहा है, वरना स्थितियां ऐसी ना बनती। और अब एंड गोल कुर्दों के जरिए हासिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये वाकई सिरे चढ़ेगा या इस समय कोशिश करने में बुराई क्या है? जी बहुत धन्यवाद दिनेश, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो जिससे कूटनीति है उसको बदलाव लाया गया है माइट इज राइट में। जो जिसके पास ज्यादा शक्ति है वही जो उसकी मनमानी है वो करेगा। और एक और भी बात कही गई है दैट वॉर इज डिप्लोमेसी, परस्यूट ऑफ डिप्लोमेसी बाय अदर मीन्स। तो जो आप डिप्लोमेसी से नहीं प्राप्त कर पाए तो उसको आप युद्ध के तरीके से आप प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और यही यहाँ पर है। परंतु इस मामले में डिप्लोमेसी देखिए चल रही थी, चाहे वो ईरान के विदेश मंत्री हो अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा जो बातचीत हो रही है बहुत जल्दी हम एक उस पर पहुंच जाएंगे। ओमान के जो विदेश मंत्री हैं जो कि मध्यस्थता कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसे ही कहा, जो मुझे पूरी उम्मीद है जो कुछ सप्ताह में हमको इसमें सफलता मिलेगी। परंतु फिर भी इस सब को ताक पर रखकर, क्योंकि मेरे विचार से इजराइल और अमेरिका ने सोचा यही मौका है, सबसे अच्छा मौका है। ईरान सबसे ज्यादा वीक स्थिति में है, सबसे शिथिल स्थिति में है इस समय, और अभी हमको हमला करना पड़ेगा। परंतु क्या जवाब मिलेगा शायद उन्होंने सोचा नहीं था। दूसरी बात जो आपने कही है कुर्दों की, तो मेरे विचार से ये तो बड़ी ही मिसगाइडेड स्ट्रैटेजी है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। देखिए कुर्द कितने हैं, पूरे 90 मिलियन की पॉपुलेशन में 6 से 9 मिलियन कुर्द हैं, और उनको आप ऐसे करके उनके हाथ में हथियार देकर आप उनको आगे जाइए। क्योंकि हमने देखा है जो जमीनी तौर पर ये जो इस्लामिक रिपब्लिक है, उनकी सरकार है, उसके विरुद्ध कोई बाहर निकला नहीं है जब से आयतुल्लाह अली खमेनी को मारा गया है। तो इसीलिए ये मेरे विचार से दोबारा से इसको सोचना चाहिए दिनेश। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी लग रही है जो शायद इस समय वॉर प्रोपेगेंडा में बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए भी सामने रखी जा रही हैं। क्या उसी का ये हिस्सा हो सकता है? क्योंकि ये ऐसा प्लान नहीं लग रहा है जो वाकई अमेरिका की तरफ से लाया गया, इजराइल की तरफ से लाया गया ऐसा प्लान हो जो रिजीम चेंज के एंड गोल को अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा हो। ऐसे में अगली खबर देखिए, ईरान के सनंदाज में यूनाइटेड स्टेट्स का बड़ा हमला। इमाम अली सैन्य अड्डे पर यूनाइटेड स्टेट्स का हमला। कुर्दिस्तान में यूएस के जेट ने गिराए बॉम्ब। ईरान के सनंदाज में ये बॉम्ब, इमाम अली सैन्य अड्डे पर यूनाइटेड स्टेट्स का अटैक, भीषण अटैक है ये। जितने बड़े इलाके में आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, अगर आप इसको देखें, बमबारी हुई है। रिहायशी इलाकों में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का अटैक हुआ है। 8 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद लोगों में भगदड़ मच गई। यहां पैनिक तो निश्चित रूप से होना ही था। ये रिहायशी इलाका है जिसको निशाना बनाया गया है, और यहां ये लोगों में अफरा तफरी बहुत स्पष्ट दिखाई दे सकती है। ये देखिए, ये लोगों के रहने की जगह, उनकी कारें भी यहाँ पार्क, और बाद में इस जगह से उठता हुआ ये गर्दो गुबार, और साथ में भागते हुए, इधर उधर भागते हुए, तितर बितर होते हुए लोग। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बीच, इजराइल के बेस में ड्रोन अटैक हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के बेसिस के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ। IRGC ने यह वीडियो जारी किया है। ड्रोन अटैक बहुत इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये ईरान की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है, और जाहिर है इनको एक जगह से नहीं बल्कि कई जगहों से उड़ाया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ मिसाइल वाली मजबूरी नहीं होती है, और इनकी तादाद भी मिसाइलों की तुलना में बहुत ज्यादा। और ये शाहिद 136 रशिया यूक्रेन के मामले में रशिया के लिए बहुत कारआमद साबित हुए, और यहां ईरान इनको बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। में ईरान का बड़ा दावा, ईरान ने F-15 मार गिराने का दावा किया। अल बरूज के पहाड़ों में F-15 मार गिराने का दावा। अल बरूज के नीचे ही ईरान की मिसाइल सिटी को बम्बार्ड करने के लिए, उसको बॉम्ब से पाउंड करने के लिए यहां क्या ये फाइटर जेट्स भेजे गए थे? और क्या अब भी ईरान के पास, इतने तहस नहस के बाद भी ईरान के पास इतना एयर डिफेंस बचा हुआ है कि वहां इस तरीके से F-15 को निशाना बना दिया जाए? जनरल सिवाच।
देखो दिनेश, मुझे लगता है कि जो ईरान की स्ट्रेंथ क्या है, ईरान की स्ट्रेंथ है उसकी रॉकेट और मिसाइल प्लस ड्रोन्स का जमावड़ा उसका कोई 80,000 से 1 लाख के करीब है, जिसमें 60 ड्रोन है। मगर ईरान की वीकनेस क्या है? ईरान की वीकनेस है उसके पास एयर पावर नहीं है ज़्यादा, और एयर डिफेंस सिस्टम बाय एंड लार्ज न्यूट्रलाइज हो गया है, और नेवी भी जो नेवल एसेट थे वो भी अभी कमज़ोर पड़ गए। तो ऐसे में ये सोचना कि F-15 को गिरा दिया होगा, मुझे लगता है चांसेस कम हैं, मगर कुछ भी हो सकता है लड़ाई के दौरान। अब बात आती है ये लड़ाई किस मोड़ पे पहुंच गई। देखो, ईरान ने इस लड़ाई को रीजनल वार बना दिया है। ईरान ने बड़े सोची समझी साजिश के तहत उन मिलिट्री बेसिस पे हमले किए हैं अमेरिका की, जो मिडल ईस्ट में, चाहे वो सऊदी में है, यूएई, ओमान, जॉर्डन, कतार और बहरैन। और उससे क्या हुआ, पूरी इकॉनमी डिगमगा गई इस इलाके की। कहते हैं कि $800 बिलियन अमेरिका का भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट थी। गैस और पेट्रोलियम बंद हो गए कि उनकी स्ट्रेटेजी की अमेरिका के ऊपर ये कंट्रीज प्रेशर डालेंगे कि ये लड़ाई ना हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन कंट्रीज के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो काफ़ी कमज़ोर था बिनस्बत इजराइल के पास, जिसके पास मल्टी टियर्ड है, जहाँ पर आयरन डोम भी है, आयरन बीम भी है, और आपका डेविड स्लिंग है, और इस डेविड स्लिंग भी है, और उसके बाद आपका जो पेट्रोइट भी सिस्टम भी है, थर्ड भी है, और एरो सिस्टम है। यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ पर एक पेट्रोइट मिसाइल सिस्टम है और बेसिकली थर्ड है। तो उसमें काफी गैप हैं, हमले हो रहे हैं, सटीक हमले हो रहे हैं। मगर ईरान के और क्या प्लस पॉइंट है? ईरान ने हिजबुल्लाह। सर, क्या मैं आपके पास दोबारा आऊं, क्योंकि आपके पास एक लंबी फहरिस्त है जानकारियों की। जनरल सिवाज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एज ऑलवेज, बहुत सारी जानकारियां उनके पास, लेकिन एक बात वो बहुत क्लियर कट कह रहे हैं कि ड्रोन बहुत इफेक्टिव है। असल में परंपरागत रूप से जो सेनाएं पूरी दुनिया में मजबूत मानी जाती रहीं, उनकी परंपराओं के साथ हम नए कुछ एस्पेक्ट्स जुड़ते गए हैं, लेकिन कुछ एक कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने उन नए एस्पेक्ट्स को ही बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और उसके साथ अपनी ताकत बढ़ाई। उनमें से एक ईरान भी है, और इसीलिए इस समय ईरान भी बराबर की टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां ना तो आपके टैंक्स आ सकते हैं, ना जो पारंपरिक दूसरे आपके वो तमाम तरीके जिनको आप वॉर्स में आजमाते हैं। ईरान में मौत का आंकड़ा बहरहाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमले में अब तक 1230 लोगों की मौत की पुष्टि हो रही है। अमेरिका और इजराइल के हमले में 1230 लोग मारे गए हैं, ऑफिशियली अभी आंकड़ा सामने आ गया है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बमबारी हो रही है, जैसी मिसाइलें गिराई जा रही हैं ईरान के अलग अलग हिस्सों में, ये आंकड़ा भी एक कंजर्वेटिव आंकड़ा है, क्योंकि जाहिर है अगर ये आंकड़ा अभी सामने आया है और ये 1230 का बताया जा रहा है, तो ये लगता नहीं है कि 5 दिनों के बाद यह आंकड़ा 1230 का होगा, जिस तरीके के हमले हो रहे हैं। अमेरिका को मुस्तबा खामनेई की बड़ी चेतावनी। आप जानते हैं खामनेई के जाने के बाद उनके बेटे मुस्तबा खामनेई, ये भी एक तरीके से उन महत्वपूर्ण लोगों में से हैं जिनके हाथों में इस समय ईरान की बागडोर है। मुस्तबा खामनेई की बड़ी चेतावनी, ईरान के सम्मान के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा, अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करेंगे, मुस्तबा खामनेई ने कहा। हत्या की धमकियों के बीच सामने आए ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के बहादुर लोगों के जज्बे को सलाम भी किया। मुस्तबा खामनेई ने क्या कहा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम बर मिल्लत अजीज व मुबारज़ मा। امروز رهبری این امت بزرگ را بر عهده میگیرم تا در راه شهیدانمان گام برداریم و امت خود را از بندگی آزاد کنیم. वॉर के जंक्चर में यहां पर इस समय मुस्तबा खामनेई का ये स्टेटमेंट, प्रोफेसर अमिताभ, क्या ये उनके लोगों को गैल्वेनाइज कर देगा? स्थितियां हैं ईरान में, अभी कोई टाइप के कोई कमेंट इनको गैल्वेनाइज नहीं कर सकता है। और जो IRGC है या जो भी उनके योद्धा लड़ रहे हैं इस समय रणभूमि पे, उन सबको एक मैसेजिंग है कि हम अभी भी स्ट्रांग हैं। लेकिन ईरान की माली स्थिति देख के नहीं लग रहा है कोई सेंट्रल कमांड है वहाँ पे जो कह रहा हो यहाँ अटैक करो, यहाँ अटैक नहीं करो। सब अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन एक सेम्बलेंस ऑफ यूनिटी, एक सेम्बलेंस ऑफ प्रेजेंस वो दिखाना चाहते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई रह नहीं गई है। और यही नहीं, अली खामनेई की जो फ्यूनरल राइट्स होना था तेहरान में, वो भी बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है। यानी वहाँ भी अफरा तफरी मची हुई है, लोग सड़क पर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो प्रो गवर्नमेंट हो या एंटी गवर्नमेंट हो। अभी उसका दूसरा पार्ट तो आना बाकी है, जब एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जो पहले हो रहे थे वो गैल्वनाइज होके एक तरह से आएंगे और प्रो गवर्नमेंट प्रोटेस्ट दोनों आमने सामने आएंगे। तो मुस्तबा खामनेई का यही है कि खामनेई के साहब के जाने के बाद वो अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं, एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है। लेकिन
विद द बैक टू द वॉल, अगर उनके पास इतनी शक्ति होती। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ, वो लोग जो खामनेई के एंटी हैं वो बेशक अभी सड़क पर नहीं दिखाई दिए हों, लेकिन जो खामनेई के लिए सॉलिडेरिटी उनके मारे जाने पर जो लोग थे, आप देख रहे थे कितना बड़ा जमावड़ा था उन लोगों का। और उस बीच में जमावड़ा था जब बाहर खुले में निकलकर सॉलिडेरिटी दिखाना, मतलब एक तरीके से अपने सर पर किसी बॉम्ब को न्योता देना। ये ऐसे में इतने सारे लोग जो इकट्ठे हुए, क्या आपको लगता है कि इस समय वो जो एंटी वाले लोग हैं वो आउट नंबर हो गए हैं, जो प्रो वाले हैं वो ज्यादा हो गए हैं खामनेई के लिए? ये सवाल का जवाब आपके पास लेने के लिए आऊंगा। अभी का एक अपडेट आ रहा है आड़ी में, वो आपके सामने रख देता हूं। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल का ईरान पर अभी हमला, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हमले के बाद जोरदार धमाके की आवाज आई। ईरान के कई शहरों में धमाकों की आवाजें आ रही हैं। मतलब ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि शायद हमें और बड़े हमले की जरूरत थी, ये बड़ा हमला मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो लग रहा है कि एक्सेलरेटर में पैर रख दिया गया है वॉर मशीनरी की तरफ से अमेरिका की। और डैन कैन ने यह बात कह भी दी कि ये अब हम यहां के बाद अब इसको और ज्यादा आगे तेज करेगी लड़ाई, नंबर 1। नंबर 2, हमस के ऊपर लगातार बमबारी इतने दिनों से चल रही है। हमस आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं। रशिया यूक्रेन इतने दिनों से चल रहा है। यूक्रेन के रिजर्व डिप्लीट होने के बावजूद, यूरोपियन कंट्रीज के, अमेरिका के बहुत हद तक हाथ खींचने के बावजूद ये लड़ाई अभी चल रही है। ऐसे में ईरान के रिजर्व्स अगर काफी कम भी हो जाएं, ये मान लिया जाए कि उनके बहुत सारे ऑफिसर्स और सिपाही मार भी दिए जाएं, तो ये लड़ाई कितनी लंबी आपको कम से कम दिखाई दे रही है यहां से? ये जो युद्ध है ये एक नया रूप ले चुका है। 20 साल से मेरी समझ से ईरान इस दिन की तैयारी कर रहा था, और इनकी जो हवाई क्षमता है वो इतनी अच्छी नहीं है, ये इनको बहुत दिनों से मालूम है। तो इन्होंने जो अपने टैक्टिक्स हैं, जो वॉरफेयर हैं, वो ओवर द इयर्स इवॉल्व किए हैं। और ये जो इस स्थिति में है जहाँ एयर सुपीरियरिटी पूरी है इस वक्त ईरान के ऊपर, ये अक्टूबर 2024 में जब इजराइल ने स्ट्राइक किया था इनके ऊपर, जब हमास का युद्ध चल रहा था, उसमें काफी हद तक ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को खत्म कर दिया था। उसके बाद ईरान ने रीइंफोर्स किया, और पिछले साल मई में जब ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से जब ऑपरेशन हुई, जिसमें 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को स्ट्राइक किया B-2 बॉम्बर्स ने अमेरिका और इजराइल की मदद से, उस हद तक इनका एयर डिफेंस कम हो गया। बट उसके बाद जो 8 महीने बचे हैं, उसके अंदर जो मैं पढ़ रहा था कि चीन की तरफ से और रूस और नॉर्थ कोरिया की तरफ से बहुत मदद आई, और ये इनको मालूम है कि इनके पास बंकर बस्टर्स बॉम्ब हैं, तो इन्होंने बहुत ही नीचे जमीन के अंदर अपने स्टोरेज डंप्स बनाए हैं और टनल्स बनाए हैं। एक जगह से दूसरी जगह इनका आर्मर और लॉन्चर्स मूव हो रहे हैं जमीन के अंदर। जो इनकी बैकबोन है शहादत की, जो शियाज के अंदर है, मार्टरडम को बाइंड करने के लिए, जैसे इनकी लीडरशिप 28 फरवरी को निकाली गई इन द प्रिसाइज बॉम्बिंग, मेरी समझ से ये जो गैल्वेनाइज हुए हैं और इकट्ठे हो गए, और एक आर्म फोर्सेस में एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं हाइड्रा इफेक्ट, वो अभी इस वक्त लागू है। 31 प्रोविंस हैं ईरान में, 31 प्रोविंसेस के 31 अलग कमांडर्स को फ्री हैंड दे दिया गया है कि अपने अपने प्रोविंस में अपने एसेट से अपने हिसाब से बिना सेंट्रल लीडरशिप से पूछे आप डिसीजन ले लीजिए। तो उसका फायदा ये रहता है सर, ऐसे में अगर बगैर कोई सेंट्रल कमांडिंग स्ट्रक्चर के अगर ये होता है, कहा जाता है ये मोज़ाइक स्ट्रैटेजी बड़ी काम आती है। आपने हाइड्रा का उदाहरण दिया। हाइड्रा को कहते हैं जितना काटो उतना वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से जीव बन जाता है हाइड्रा। ये क्या हाइड्रा स्ट्रैटेजी, मोज़ाइक स्ट्रैटेजी बगैर सेंट्रल कमांड के इजराइल और अमेरिका जैसे पावरफुल अटैक के खिलाफ कामयाब होगी? आपसे समझने के लिए मैं आऊंगा सर। ट्रंप ने की बातचीत जरा देखिए। 5 कुर्द संगठनों को, 5 कुर्द ऑर्गेनाइजेशंस को एकजुट करने का यह प्लान है। एक अलग संगठन बनाकर हमले का प्लान चल रहा है। कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में उतारना चाहते हैं ट्रंप। कुर्द लड़ाके, अब ये क्या वाकई ये बीच में कुछ ऐसा कि कहा जाता है कि जब डेस्परेशन ज्यादा बढ़ जाए तो आप जानते हैं कि ये शायद कार आमद नहीं होगा, लेकिन आप किसी छोटे से कोने में भी हाथी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डेस्परेशन ऐसा होता है। कुर्द वाले मामले में क्या अमेरिका का, इजराइल का डेस्परेशन ऐसा है, या ये वाकई कार आमद स्ट्रैटेजी हो सकती है
क्योंकि बाकी सबको अमेरिका और इजराइल अपने दूर से किए जा रहे हमलों से या हवाई हमलों से बिजी रखेंगे, और उधर बूट्स ऑन द ग्राउंड अपने ना करके कुर्द लड़ाकों को अगर सीमा के अंदर भेज देंगे तो क्या ये वो काम कर सकते हैं जो इजराइल और अमेरिका इनसे चाह रहे हैं? ट्रंप का कुर्द कोड ईरान की सत्ता का रिमोट, जरा ये देखिए, ट्रंप का कुर्द कोड ईरान की सत्ता का रिमोट। इसमें एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि फिदाइन ईरान से लड़ने के लिए कुर्द लड़ाकों को जंग में उतारने की योजना चल रही है। ईरान में कुर्द विद्रोही गुटों को हथियार देने के प्लान में CIA लगा हुआ है, यह सूचना है। और ट्रंप ने इराक में कुर्द नेताओं और KDPI चीफ मुस्तफा हिजरी से बातचीत की है, और ये कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनको एकजुट किए जाने की योजना है। इराक ईरान सीमा के पास तैनात कुर्द लड़ाके जमीनी हमले में माहिर कहे जाते हैं। इससे आपके सैनिकों को भेजने का जोखिम भी नहीं रहेगा और आप इनसे वो करवा पाएंगे जो आप चाह रहे हैं। क्या ऐसा वाकई हो पाएगा? ट्रंप ने यह प्लान वेनेजुएला मॉडल के तर्ज पर तैयार किया है और वो सोच रहे हैं कि इस तरीके से कुर्दों का इस्तेमाल करके वो कर पाएंगे जो असल में वो उनका एंड गोल है, रिजीम चेंज वाला। लेकिन ये किन किन वजहों से फ्लॉड है और किन वजहों से लग रहा है कि ये शायद अमेरिका के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है? कुर्द कौन है, जरा ये भी बहुत जरूरी है जानना। कुर्द हैं मिडिल ईस्ट के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग। ये 3 से 4.5 करोड़ के बीच की इनकी आबादी। ये कंजर्वेटिव आंकड़ा है, हालांकि कई लोग इनको इससे ज्यादा और कम भी मानते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास रिसर्च के दौरान जो आंकड़ा आया वो आपके सामने रख रहे हैं। ज्यादातर कुर्द, सुन्नी मुस्लिम, शिया, ईसाई और यजीदी भी ये कुर्दों के समूह में आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुर्दों से अलग कुर्दिस्तान का वादा किया गया था, अहद की गई थी। ओटोमन साम्राज्य के बंटवारे के वक्त ट्रीटी ऑफ सेवर 1920 की ये संधि भी हुई थी, और इन्हीं कुर्दों के लिए फ्रांस, ब्रिटेन ने यह वादा किया था कि स्वतंत्र देश हम आपका बना देंगे। लेकिन यह वादा पूरा हुआ क्या? क्या हुआ कालांतर में? इराक ने क्या किया? युद्ध में कुर्दों ने सैन्य अभियानों में अहम भूमिका हालांकि निभाने का इनका इतिहास रहा है। लड़ाका कौम मानी जाती है। तेल भंडार के लालच में ब्रिटेन ने कुर्दों को अपने प्रभाव वाले इराक में मिला दिया था। ये कुर्दों की एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है जो आपके लिए सामने रखी है, ताकि आप समझ पाएं कि इनका इतिहास कैसा रहा है और क्यों अमेरिका इन पर दांव लगाने के बारे में सोच रहा है। लेकिन क्या यह दांव कामयाब होगा? जनरल सिवाज, देखो दिनेश, मुझको ऐसा लगता है कि पहले तो हमें देखना चाहिए कर्द जो हैं 8 से 10% हैं, और ये सच्चाई है कि ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में हैं, इराक के साथ बॉर्डर में। ये भी समझना चाहिए ये कर्ड्स यही नहीं कि ये ईरान में, इराक में भी हैं, ये एक प्रकार से टर्की में भी, सीरिया में भी, और कुछ एक अजरबैजान के इलाके में। अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो ये आपको लड़ाई तो नहीं जिता सकते, मगर ये जरूर करते हैं कि जो दुश्मन की एक प्रकार फोर्स है उसको डिवाइड कर देंगे। अगर ये एक आंदोलन कर देते हैं नॉर्थ वेस्ट एरिया में, तो ईरान ने को कुछ फौज भेजनी पड़ेगी इनको दबाने के लिए। और मुझे लगता है यही अमेरिका और इजराइल की एक स्ट्रेटजी है कि ईरान को अंदर से कमजोर किया जाए। जो बार बार बात आ रही है कि अगर रिजीम चेंज करनी है तो वाकई बूट्स ऑन ग्राउंड होने हैं। क्या अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो उसने लेसन सीखा है लीबिया से, इराक से, अफगानिस्तान में, वो ऐसी भूल नहीं करेगा। मगर करेगा क्या? वो कमजोर करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तो ये लंबी लड़ाई नहीं। तो क्या ये माना जाए सर कि असल में अमेरिका अपनी इस लड़ाई में मर्सनरीज का इस्तेमाल करना चाहता है कुर्दों के तौर पर? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, कुर्दों का इतिहास अमेरिका के साथ बहुत बुरा रहा है। इनको यूज एंड थ्रो किया है, जो कहते हैं आसिफ साहब पाकिस्तान के बारे में, कुर्दों के साथ भी वैसे ही टॉयलेट पेपर किया। 75 से लेके 2019 तक अमेरिका ने उनका इस्तेमाल किया, पहले सद्दाम हुसैन के खिलाफ, फिर आईसिस के खिलाफ, अब वो फिर इस्तेमाल करने जा रहे हैं इनको ईरान के खिलाफ। इनको देते कुछ नहीं है, सिर्फ बंदूकें पकड़ा के लड़ने भेज देते हैं। तो कुर्द ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह, लेकिन वो भी मजबूर हैं। अगर कुर्द को ज्यादा प्रमोट करेगा अमेरिका तो तुर्की से उनकी डिफरेंस हो जाए, क्योंकि तुर्की ये 4 स्टेट में है, ईरान, इराक, सीरिया और टर्की। और अगर तुर्की में ये अगर कुर्दों को सपोर्ट करते हैं, तुर्की कहेगा आप इनको एक इंडिपेंडेंट होमलैंड की बात कर रहे हैं। सीरिया में इनका यूटिलाइज किया आईसिस के खिलाफ, जब वहां सरकार बदल गई उनको छोड़ दिया। तो कुर्द ये जानते हैं, लेकिन कुर्द मजबूर हैं। लेकिन वो बूट्स ऑन द ग्राउंड जो है वो इराकी भी इनको पसंद नहीं करेंगे बियॉन्ड अ पॉइंट, ईरानियंस भी पसंद नहीं करेंगे बियॉन्ड अ पॉइंट। तो यहां भी उनके साथ वही मजबूरी है, जब तक
आप जैसे कियर स्टार ने बड़ा अच्छा कहा कि आप एरियल अटैक से आप लैंड को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। क्या उसके लिए कोई प्लान ए जो है एरियल अटैक का, कोई प्लान बी है? प्लान बी में वो कुर्दों को घुसा देंगे ईरान में, तो वो क्या कर लेंगे? तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो बाद में पता चलेगा, लेकिन इस समय इजराइल जो है वो डोमिनेट कर गया। तो ऐसा हो सकता है सर, कुर्दों को पहले भेजकर जो जमीनी हमला है ईरान का उसकी धार कुछ कुंद किया जाए और उसके बाद अगर आवश्यकता पड़े तो अपने सैनिकों को भेजा जाए। क्या यह प्लान सी हो सकता है? अमेरिका इजराइल के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, टारगेट पर सैन्य बेसेस हैं, बॉर्डर पोस्ट और बासेस ठिकाने हैं। पावे और सनंदज शहरों पर कई ठिकानों पर स्ट्राइक हमलों से कुर्द लड़ाकों के लिए घुसपैठ का रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, ये अंदाजे भी लग रहे हैं। इराकी कुर्दिस्तान से हजारों लड़ाकों की घुसपैठ की तैयारी। और कुर्दिस्तान में ईरानी सैन्य बेस पर इजरायली हमला, बने में धमाके के बाद पूरे शहर में अफरा तफरी। आईडीएफ के टारगेट पर ईरानी सेना के लैंड फोर्स बेस। कुर्द लड़ाकों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश का यहां दावा हो रहा है। इजराइल पर ईरान को तोड़ने की साजिश का आरोप भी। और अगली खबर यह है, इजराइल और अमेरिकी बेस पर नया हमला हुआ है। ईरान के हमले का 19वां स्पेल, 19वां फेज शुरू हुआ। नए फेज में नई मिसाइलों से हमला कर रहा है ईरान। नए फेज में सबसे विध्वंसक हमले की चेतावनी दी गई है। हर दिन नए हमले के 3 नए फेज शुरू कर रहा है ईरान। अब जरा ये देखिए, मिसाइलों के संदर्भ में ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं ईरान के पास असल में मिसाइलें हैं कितनी। तो वास्तविक अंदाजा किसी के पास नहीं है और कोई भी देश अपने मिसाइलों के रिजर्व के बारे में इसलिए सार्वजनिक नहीं करता जानकारी क्योंकि इससे दुश्मन जो है उसको फायदा हो जाएगा। इसीलिए ईरान ने भी जो बताया या जो ईरान के बारे में अंदाजा लगा है उस हिसाब से 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें। तो आप सोच रहे होंगे क्रूज मिसाइलों का क्या? क्रूज मिसाइलों के बारे में कोई आधिकारिक और विश्वसनीय आंकड़ा सामने नहीं है। 200 मिसाइल लॉन्चर्स हैं ऐसा बताया जाता है। 2000 मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं, 1000 कम दूरी की मिसाइलें हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इन आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा मिसाइलें हैं। मतलब सीधे सीधे जिसको आप 3000 गिन रहे हैं उसको आप 30,000 गिन लीजिए। और अभी तक जो मिसाइलें खर्च हुई हैं वो मिसाइलें 1000 के भी अंदर हैं। कहा जाता है कि वो 600 से 700 मिसाइलें अभी तक मारी गई हैं और ड्रोन जो मारे गए हैं वो अभी 2000 भी नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा है अभी तक जो इस्तेमाल हुआ है। अब ये भी देख लीजिए जरा, ईरान ने मिसाइल हमलों की रफ्तार तेज कर दी है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि जनरल डेनकेन, सेंट्रल कमांड, आप जानते हैं जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं अमेरिका के सेना के, उनका यह कहना है कि अब पहले के मुकाबले धार कुंद हो गई है। 87% तक हमले कम हो गए हैं। लेकिन इधर जो जमीन पर दिखाई दे रहा है वो कुछ और दिखाई दे रहा है। अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी से हमले कर रहा है ईरान। बिना लॉन्च पैड के मिसाइल फायर कर रहा है ईरान। अमेरिकी सर्विलांस सिस्टम से बचकर हमले की कोशिश है ये। अब ये होता कैसे है, कैसे किया जाता है ये? मिसाइलें बहरहाल कौन कौन सी हैं ये नंबर तो आपने जान लिया, अब नाम के साथ उनकी कुछ स्पेशलिटी भी जान लीजिए। ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं? उसके पास जो मिसाइलें हैं इस समय मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर 1500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें, फतह 1, फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें। और कौन सी मिसाइलें और उनकी रेंज कितनी है, गति कितनी है? मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, 2500 किलोमीटर तक की रेंज वाली सेजिल मिसाइल, बड़ी खतरनाक मिसाइल मानी जाती है ये। खैबर मिसाइल जिसे खुर्रम शहर के नाम से आप जानते हैं, 2000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल। इसके अलावा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों में शहाब 3 का भी शुमार है जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल है। और 1700 किलोमीटर की रेंज वाली गद्र मिसाइल भी ईरान के मिसाइल जखीरे में है। ये खतरनाक मिसाइलें ईरान के पास है। अब शॉर्ट रेंज पर आ जाइए। 500 किलोमीटर रेंज वाली फतह 110 मिसाइल उनके जखीरे में है। उनके पास शॉर्ट रेंज में ही 700 किलोमीटर की जुल्फिकार भी उनकी असल में जुल्फिकार आप जानते हैं ये एक पौराणिक शस्त्र माना जाता है, तलवार मानी जाती है और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया। 800 किलोमीटर रेंज कियाम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ये भी उसमें शामिल है। ये है ईरान की वो मिसाइलें जो असल में उसकी ताकत, उसकी रीढ़ मानी जाती हैं। अब अगर ये मिसाइलें हैं तो फिर इन मिसाइलों को जाहिर है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, नष्ट भी किया जा रहा है। यहां पर जरा ये भी समझ लीजिए कि मिसाइल सिटीज जिनको कहा जाता है, जो कहा जाता है 150
1500 फीट तक की गहराई में, कहा जाता है 1600 फीट तक की गहराई में, जिनको अंदर मिसाइलें सिटी जहां बसाकर रखी गई हैं, जहां तक कोई पेनिट्रेटिंग ऑर्डिनेंस, कोई पेनिट्रेटिंग बॉम्ब नहीं पहुंच सकता, उनकी संख्या 3 बताई जाती है। बड़े बेसेस इनके पास जो है वो 15 बताए जाते हैं। और ये गहराई जिसके अंदर ये मिसाइल सिटीज बनाई गई हैं 500 से 800 मीटर तक की गहराई है। कंक्रीट पहाड़ों के नीचे ये जगहें बनाई गई हैं। IRGC के तो दावे यहां तक हैं कि हर एक प्रांत, मतलब 31 प्रोविंसेस हैं अगर ईरान में, तो हर एक प्रांत में उन्होंने इस तरह की मिसाइल सिटी बसा रखी है, बना रखी है। अंडरग्राउंड ड्रोन बेसेस जो उनके पास हैं वो 300 से ज्यादा, 313 हैं। एयरक्राफ्ट हैंगर, फ्यूल एंड सर्विस स्टेशन भी यहां पर बनाए गए हैं। तो ये अगर ऐसा है, मिसाइल सिटीज के संदर्भ में ऐसा है, तो फिर क्या ये मिसाइल सिटीज तक पहुंच बना पाना इजराइल और अमेरिका के लिए दुरूह रहने वाला है, या इसका कोई प्लान भी सोच रखा है कपूर सर इन लोगों ने? के अंदर मोबाइल क्षमता भी काफी है। ये तो आपने स्टैटिक बताया है। ये व्हीकल माउंटेड लॉन्च होके किसी भी जगह पे जा सकते हैं, और इनके जो ट्रैकिंग रडार्स होते हैं, जिनकी स्कैनिंग की जो क्षमता है, वो किसी भी चीज पे, जैसे छोटी सी पहाड़ी है उसके ऊपर गाड़ी ले जाके उसको माउंट कर दिया जाएगा, और जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में स्कैन करके भेज सकते हैं। और चीन इनको अपनी जो सैटेलाइट है बायडू, उसकी मदद दे रहा है पूरी तरह से। जो ट्रैकिंग है इजरायली और अमेरिकन एयरक्राफ्ट की, और उनकी जो आर्टिलरी जो एयर से अटैक हो रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी। असल में मार्शल कपूर, बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि एक बार जहां से मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गई, उसकी ट्रेजेक्ट्री को देखकर अंदाजा हो जाता है कि कहां से फायर हो रही है, तो फिर तो उस जगह को असल में लॉक करके उसको फायर करके नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए। ऐसे में क्यों और कैसे अभी तक मिसाइलें फायर हो रही हैं? मैं आपके पास आ रहा हूं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अपने दर्शकों के साथ शेयर करके, आपको बाद में कुछ ऐड करना हो तो बताइएगा। यहां क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग कैसे संभव होती है, खासतौर से तब जब एक जगह से जब मिसाइल गई, उस जगह के प्रक्षेप के रास्ते को देखते हुए यह तय कर लिया जाता है, अच्छा यहां से मिसाइल निकल रही है, इस जगह को नष्ट कर देते हैं। ईरान की ऐसी जगहों को तो नष्ट किया जा रहा है, उसके बावजूद ये क्यों चल रहा है? ट्रक में लॉन्चर रखकर ये होता है शूट एंड स्कूट के साथ, यहां से हमला करो, भाग जाओ, दूसरी जगह से फिर से हमला करो। ट्रक असल में एक पहाड़ी के नीचे होते हैं, वो बीच में निकलते हैं, बाहर निकलते हैं और मिसाइल दागकर फिर से उस पहाड़ी के अंदर बनी हुई टनल में छिप जाते हैं। मार्क करने से पहले मिसाइल लॉन्चर, मतलब ये समझने से पहले कि कहां से आ रही है, वहां पर अंदर चले जाते हैं। मिसाइल सिटी से ट्रेन के जरिए मिसाइलें पहुंचाई जा रही हैं। कहा जा रहा है अंदर ही अंदर इतनी लंबी ट्रेनें, वहां टनल्स बनाई गई हैं जिनके अंदर ट्रैक्स बिछे हुए हैं और ट्रेनें चल रही हैं, उनके ऊपर मिसाइलें रखी हुई हैं जिनसे फायर करके वो आगे चले जाते हैं। इसलिए एक लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं होती है। कई बार पहले सस्ते ड्रोन मारकर ईरान रेडार को कंफ्यूज भी कर देता है, और इसलिए भी समझ में नहीं आता है कि असल में ये कहां से हो रहा है। पैट्रियट से दागी गई मिसाइलें ड्रोन गिराने में जब तक उलझती हैं, उसको सैचुरेट कर दिया जाता है इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को, तब तक मिसाइलें जाकर अपना काम कर देती हैं। ये जो टनल और ये एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते जैसा जो हिसाब बना रखा है कि कई तरफ होल होंगे, लेकिन कहां से निकलेगी मधुमक्खी है किसी को मालूम नहीं है। यही मिसाइलों के संदर्भ में इस समय ईरान कर रहा है।